नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बस कुछ घंटे बाकी हैं, मतदान होना है, माफ कीजिएगा, मतगणना होनी है। उसको हम महामतगणना कह सकते हैं। सब कुछ सेट है। जो पब्लिक ने फैसला सुनाया वो ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब उससे पहले ज्ञानेश बाबू का नया फरमान आ जाता है, ज्ञानेश कुमार का। उससे पहले आया था कि कई जीवों पे पुनर्मतदान करना है, फिर आ गया कि भाई मतदान कैंसिल। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। और उससे ठीक पहले, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि अब तक चुनाव करवाने के लिए एडिशनल फोर्स लगाने की बात तो हमने आपने सुनी है शिव जी। इतने चुनाव मैंने कवर किए, चुनाव करवाने के लिए तो एडिशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है, काउंटिंग के लिए एडिशनल फोर्स लगाने का फरमान तो ये सीधे सीधे लग रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। और हम और आप जो कहते थे ना शिव जी, पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्ञानेश कुमार को जो टास्क दिया गया है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए बीजेपी में खलबली मची हुई है। और मैं फिर कहूं, ये पूरा का पूरा चुनाव आप ये मानकर चल लीजिए कि ममता बनर्जी की गिनती 100 से शुरू हो रही है, बीजेपी की गिनती आप कह सकते हैं कि 20-25 से शुरू हो गई है। मोटे तौर पर ये चुनाव किस तरफ जाएगा, वो तकरीबन तकरीबन आप 100-125 सीट का जो डिफरेंस है उसमें से भी 46-47 सीटें उस पर तय होगा, और जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। तो क्या उसके लिए एडिशनल फोर्स लगाई गई है? कहां चुनाव कैंसिल हुआ, क्यों चुनाव कैंसिल हुआ, और उसका यूपी से क्या कनेक्शन है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से इस स्टोरी में चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। लेकिन ये पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है ना शिव जी, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज होने वाला चुनाव है कि ज्ञानेश कुमार खुद ही बार बार नए नए तरीकों से फैसले कर रहे हैं। और अब तो तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया, कर दो कैंसिल चुनाव, उतार दो अपने सारे दिग्गजों को, आओ 1-2-1 कर लेते हैं, तुम्हारे कितने कौन से बड़े नेता कितने पानी में हैं। अब ममता बनर्जी के भतीजे की चुनौती बीजेपी वाले स्वीकार कर पाते कि नहीं कर पाते? भाई वैसे तो लड़ ही रहे हैं, मोदी बनाम ममता की लड़ाई है। अब मोदी साहब को खुद चले जाना चाहिए वहां से, एक बार विधानसभा चुनाव लड़के देख ही लेना चाहिए। सब कुछ अपना है, प्रशासन अपना है, अधिकारी अपने हैं, पर्यवेक्षक अपने हैं। और एक नई तरह का एक फेनोमेना आ गया है कि हम पुलिस वालों को, जिनका काम जनसेवा करना है, वो रील बनाते हुए नजर आते हैं, तो उनको अलग अलग तरीकों से नवाजने लगे हैं। ये तमाम चीजें इस स्टोरी में बताएंगे। शुरुआत शिव जी आपके हवाले। दरअसल अब बंगाल के मतगणना में 18 घंटे का समय सिर्फ अब बाकी है, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कल 8 बजे मतगणना के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान बीजेपी में बड़ी तेजी से हलचल मच गई, और उसका रीजन रहा कि आज 3 मई है, 2 मई को बांग्ला के सभी चैनल्स, वो चाहे न्यूज़ 18 नेटवर्क के थे या एबीपी न्यूज़ के थे या फिर अन्य चैनल जो बांग्ला लोकल कवर करते हैं, उन सभी ने कल ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीटें दे दी। अब दर्शक भी हैरान रह गए। न्यूज़ 18 नेशनल पे चल रहा है कि 180 सीटें बीजेपी पाकर सरकार बना रही है। न्यूज़ 18 बांग्ला पर चल रहा है कि 220 सीटें पाकर टीएमसी सरकार बना रही। तो दर्शक कैसे तय कर पाए कि कौन सही है? अब तो ये भी मतभ्रम हो गया। एबीपी न्यूज बांग्ला कह रहा है कि 220 सीटें पाकर टीएमसी सरकार बना रही है, वहीं एबीपी नेशनल कह रहा है कि 180 सीटें पाकर टीएमसी सरकार बना रही है। तो आखिर क्या माना जाए, क्या कहा जाए? इस पूरे घटनाक्रम पर जो उठापटक मची वो संदेह में डाल गई है, वो हैरान कर गई है। और इस हैरान कर देने वाली घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी रात भर जागी है। पूरी रात नहीं सो पाए हैं मोदी, पूरी रात शाह का फोन घनघनाता रहा। लोग कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, तो हम बता देते हैं उसके तथ्य। हिमंता बिस्व शर्मा 9 बजे आवाज से निकले, 10 बजे घुस गए नितिन नवीन, बोले कहानी बिगड़ चुकी है, कायस्थ ने किसी ने भी वोट नहीं दिया। बोले हम क्या करें, आपने हमें मौका कब दिया? ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। और मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन बंगाल के 4 कायस्थ कौमों के नाम बता दें जिन्हें सरनेम से पुकारा जाता है, तो मैं मान लूंगा वो कायस्थों के नेता हैं। लेकिन क्या हवा में सब कुछ करोगे? खेल पता है दायरा, बेईमानी से जीतना। ज्ञानेश कुमार कक्षा में फेल होंगे या पास होंगे, ये उनका लिटमस टेस्ट है। और लिटमस टेस्ट हमेशा गड़बड़ा जाता है। पेट्रोल पंप पे भी सही नहीं बताता है कि पेट्रोल असली है कि नकली है, तो यहां क्या बताएगा? इस पूरे घटनाक्रम पर
जितना हैरान बीजेपी है उससे कई गुना ज्यादा ज्ञानेश कुमार परेशान है, कोई वक्तव्य भी नहीं आ रहा है। और चुनाव आयोग पर तो इतने सवाल हैं कि जब 18 बूथों पर पुनर्मतदान आपने कराया तो क्या उस दिन आपको पता नहीं था कि इस विधानसभा के 285 बूथों पर पुनर्मतदान कराना है? यानी आपको, जो मेरे साथी, मेरे साथ कई आपने देखा आपके साथ थे उस दिन अभिषेक श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि भैया हम 4 मई पर भरोसा ही नहीं करते हैं, हम तो करेंगे 4 जून पर, क्योंकि अगर ले दे के ममता सरकार भी बना लेंगी तो मई में ये बीजेपी वहां खेल क्या करेगी, उस पर अभी फोकस करना चाहिए। कितने लोग टूटेंगे, कितने लोग दूसरा दल ज्वाइन करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और कल जैसे ही कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार गए हैं आसाम, बीजेपी के चाणक्य और कांग्रेस के चाणक्य जब आपस में भिड़े तो हिमंता विश्व शर्मा को तलब किया गया कि भैया तुम तो कह रहे थे सरकार बना रहे हैं, ये कांग्रेस काहे को लाव लश्कर लेकर जा रही है, अब तक तो किसी राज्य में गई नहीं है। इससे रात भर बेचैनी रही। और इस बेचैनी का सीधा सीधा फंडा कि जब टाइम्स नाउ पर अवस्थी जी ये कहें कि 282 सीटें आ रही हैं, 222 सीटें आ रही हैं टीएमसी की, तो बीजेपी कैसे बेचैन नहीं होगी? कौन रोकेगा बेचैनी? और न्यूज 18 बांग्ला कह रहा है कि 222 सीटें। अब ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान इन एग्जिट पोल वालों ने हरियाणा में जो कांग्रेस वालों को किया, वही सेम कंडीशन आ गई है अब बीजेपी के साथ। मुझे नहीं मालूम कल कौन जीतेगा, न मैं एग्जिट पोल पर भरोसा करता हूं। मैं इतना भरोसा जरूर करता हूं कि आम नागरिक का जो एक हौसला है, जो निकल निकल कर बीजेपी के लोगों से ये कह रहे हैं, उनसे मीडिया में वाइट दिलाई जा रही है कि हमें टीएमसी के लोगों ने धमकाया और हमने टीएमसी को वोट भी कर दिया, उसके बाद हमें फिर धमकाया जा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी आंखी थी ज्ञानेश कुमार ने, कोई हिंसा नहीं हुई, एक व्यक्ति पिट पिट कर मरा, ये खबर मीडिया की रिपोर्ट्स में। एक व्यक्ति फिर मारा गया, उसकी शर्ट पे लिखा गया कि बीजेपी को वोट देने का ये गुनाह है। ये क्या हो रहा है? क्यों तुमने इतना फोर्स लगाया, उसके बाद भी ये नेगेटिव खबरें आ रही हैं? तो शर्म आनी चाहिए। आपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगाया, आप रामपुर बनाना चाहते हो फलता को, आप जहांगीर खान को आजम खान बनाना चाहते हो बंगाल का, एडवांस बता दिया। ये हो क्या रहा है? क्या बना दिया है? इस देश को हिंदू मुसलमान में इतना तब्दील कर दिया है कि आपके चश्मे बिल्कुल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते। अरे आप कौन सा सनातन ले आए हो? पूर्वोत्तर में जाके बीफ खाओगे, बंगाल में आकर मछली खाओगे, और उत्तर प्रदेश में आके बताओगे कि मांस की दुकानें खोली तो गोली मार दी जाएगी। क्या तुमने परोसा इस देश को? किस लेवल पर ले आए हो समाज को? क्या चुनावी तुम्हारी प्राथमिकता है? विकास की कोई चर्चा नहीं, करोगे कैसे? तुम्हारे एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि महंगाई की बदौलत लोगों ने बाइकें खरीद ली, महंगाई की बदौलत लोगों ने कारें खरीद ली। तो एक पत्रकार ने सवाल किया कि साहब और बढ़ा तो लोग हेलीकॉप्टर खरीदने लगे, तो क्या करने लगे। भाई प्रधानमंत्री का असर तो अब सब पर आ रहा है। हंसना मुस्कुराना आपका मुख्य काम है, आपको कोई फिक्र नहीं है ईरान से हमारे रिश्ते कैसे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका हमारे साथ क्या करेगा, आपको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान हमारे मुंह पर रोज थूक जाता है। आपको फिक्र है चुनाव जीता कैसे जाए। क्यों नहीं जाते विदेश यात्रा पर? किसने रोका है? कहां है आपकी विदेश नीति? कोई जवाब है? मैं तो हैरान हूं कि विदेश जा क्यों नहीं पा रहे हो साहेब। आपके पास कोई ऐसा चुना हुआ जवाब नहीं है जो जनता को बता सको। फिर आ जाओगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, मछली, मटन। भाई अब तो पहली बार हम सुन रहे हैं कुएं में मछली छोड़ी जाएंगे। हमारे सनातन में तो ये कहा जाता था कुएं का पानी भल्ला सबसे शुद्ध होता है। अरे आपके तो सांसद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ की सीट से सांसद है, उनके परम भक्त हैं, वो कह रहे हैं कुएं में मछली छोड़वा देंगे। या हमने तो आज तक पढ़ा नहीं, हमने तो आज तक सुना नहीं कि कुएं में भी मछली पाई जाती है। कम से कम ज्ञान तो ठीक रखिए। वो कहते हैं मनोज तिवारी कि हमने तो मछली में प्याज डाला नहीं। मुझे नहीं मालूम सही थी वो पोस्ट, खराब थी, लेकिन सोशल मीडिया में आपका इतना मजाक बनना है,
यूपी में चुनाव की तैयारी कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री की सारी तस्वीरें खोजोगे तो कितने बार मंदिरों में बैठे चुनाव के दौरान, ये तस्वीरें भी जनता के मध्य जानी चाहिए। क्या कोई ऐसी वो युक्ति करते हैं, क्या कोई ऐसी वो साधना करते हैं जिससे लोगों का दिमाग भ्रम हो जाए, लोग रोजगार भूल जाएं, लोग शिक्षा भूल जाएं, लोग दीक्षा भूल जाएं, लोग हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भूल जाएं, कहेंगे मरेंगे तो मर जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे हैं लिहाजा वोट तो देना पड़ेगा। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या देश इसी से चलेगा? और कोई पूछ ले कि ये सब गुंडई हो रही है तो आप उसे जेल भेज दोगे। आपने सत्यम वर्मा को जेल भेज दिया तो राष्ट्रवादी पत्रकारों के दर्द ही नहीं हुआ पेट में, उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तानी कनेक्शन है। रात अशोक श्रीवास्तव के घर पुलिस पहुंच गई तो दर्द इतना हुआ, कई लोग तो बाथरूम में ही बैठे रहे, ऐंठनी नहीं बंद हो रही थी पेट की, रह रह कर आ रहे थे कूद कूद कर सोशल मीडिया पर। शर्म आती है ऐसे लोगों से। पत्रकारिता दो ध्रुवी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी पत्रकार को पुलिस किसी राज्य की सरकार अरेस्ट करने आएगी तो उस पर तो एक हुई है। फिर रात आपको अशोक श्रीवास्तव पर दुहाई क्यों देनी पड़ी कि भाई पत्रकारिता गड़बड़ा रही है? क्या सत्यम वर्मा गिरफ्तार हुए तब नहीं हुई? लखनऊ में एफआईआर हुई पत्रकारों पर तब नहीं हुई? वो बेचारा दाल दिखाकर पत्रकार जान दे बैठा, जेल गया, जेल आने के बाद उसे कैंसर डायग्नोस हो गया, वो जान चली गई, तब आपकी पत्रकारिता कहां चली गई थी? अरे अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंची तब कहां थे? अजीत भारती के घर से जब पुलिस आपने लौटा दी तब कहां थे? कितने लोगों के नाम गिना दिए जाएं, ये आपके पत्रकार हैं। और जब किसी सत्यम वर्मा के घर गई तो आपकी पुलिस चुपचाप अरेस्ट कर लाई, कोई नहीं बोला। ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। बंगाल के नाम पर आप गुमराह नहीं कर सकते हो इस देश को, बंगाल के नाम पर धोखे में नहीं रख सकते हो। और बंगाल हार जाए, ममता जीत जाए, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हार गई ममता तो यह साबित हो जाएगा कि विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल कोई चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। 99.9% वोट बीजेपी को मिल जाना चाहिए। और अगर जीत गई तो ये भाजपा की ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाएगी और इसके बाद बीजेपी का बुरा दिन शुरू हो जाएगा। इसीलिए भाजपा में बहुत उठापटक है, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपना ऐसा जुगाड़, कोई भी ऐसा यत्न, कोई भी प्रयत्न कोई नहीं छोड़ा, सब कुछ प्रयोग कर लिया है। और इसके बाद जो देर रात रिपोर्ट्स आई उसमें सीटें नहीं थी। कोई लोग कह रहे हैं कि उनका इंटरनल रिपोर्ट वायरल हो गया है। अब इंटरनल किसने वायरल कर दिया? क्या शुभेंदु अधिकारी की बदली भाषा ये कह रही है कि हम चुनाव हार रहे हैं? ममता बनर्जी और की एक और भी चीज है शिव जी, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उत्तराखंड जाना था, उनका उत्तराखंड का दौरा टल गया है। अब चुनावी नतीजे आने के बाद वो उत्तराखंड जाएंगे। नहीं, अब मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कल फोटो किसका चलेगा? अगर हारे तो फोटो किसका चलेगा? ये तो तय कर दें आज बीजेपी वाले। नहीं, मैं वो तो बता देता हूँ। मोदी का चलेगा या फिर जो प्रचार में कहीं नहीं था, नितिन नवीन प्रचार में नहीं थे, तो दो सुन के माथे मरा जाएगा। अगर बीजेपी हारी तो फोटो 110% सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा, नितिन नवीन का। ये तो अब मान लीजिए, भाजपा में पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ इसीलिए चुने जाते हैं कि हारे तो ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जाए और जीते तो मोदी जी तो है, वो तो तुरंत भाजपा कार्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन कल जो नतीजा आएगा शिव जी, मैं आपको बता दूं, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। इस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन देखिए चुनाव आयोग कैसे बार बार पलटी मार रहा है। आपने कल जो है वो मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर चुनाव करवाया, आपने डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर चुनाव करवाया, वो सब आपने चुनाव करवा दिया, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आया। और फिर उसके अगले दिन आप ये कहते हैं कि भैया फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग करवाई जाएगी, 21 मई को करवाई जाएगी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और वोटों की गिनती 24 मई को होगी। अगर आपको लग रहा था कि कुछ बूथों पर गड़बड़ हुई है तो इन बूथों के साथ कल ही पुनर्मतदान करवा देना चाहिए था। या चुनाव आयोग क्या ये कहना चाहता है कि पूरे के पूरे 285 बूथों पर, मतदान केंद्रों पर, एक विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है? और वो भी कौन से इनके पुलिस अधिकारी थे वहां के जिनकी जिम्मेदारी दी थी शिव जी?
नए बड़ा सिंगम उंगम कहा जा रहा है उनको। क्या बात है, एफआईआर हमारे नाम लिखवाओगे? आप नाम लेने में ही डरते हो। नहीं, नहीं, आप नाम तो लेने में क्यों डरते वो समझिए हो? कि वो, आईपीएस अजयपाल शर्मा, एनकाउंटर हाँ, स्पेशलिस्ट। नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो खैर हटा देते हैं, वो एक अलग तरह का वो है। लेकिन जब आप रील बनाने के इतने शौकीन होते हैं या बनवाने के इतने शौकीन होते हैं, और आपके रहते हुए अगर पूरे की पूरी विधानसभा में वोट कैंसिल करना पड़ रहा है, तो चुनाव आयोग को उनको तत्काल भेज देना चाहिए था वापस उत्तर प्रदेश, और उनके सीआर में नेगेटिव रिमार्क लिखना चाहिए था कि भैया इतने काबिल अफसर है कि एक विधानसभा में चुनाव ढंग से नहीं करवा पाए। लेकिन अब कौन लिखेगा, क्या करेगा? तो वो वहां पे मतदान पुनर्मतदान की नौबत आई। वहां तक तो ठीक था कि चलिए आपको कुछ बूथों पर गड़बड़ी लगी, आपने पुनर्मतदान करवा दिया, जबकि पहले चरण में जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ था, उसके बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अपनी खुद की पीठ थपथपा ली थी कि देखिए इतना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ कि किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये आपने कहीं ना कहीं अपने ही बात से आप पलटे कि पहले चरण में अच्छा किया आपने, दूसरे चरण में अच्छा क्यों नहीं किया? क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी दूसरे चरण में फंसती हुई नजर आ रही है, दूसरे चरण में मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद चुनाव आयोग का एक रिलीज आ जाता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए, शिव जी, काउंटिंग के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। और जरा ये बता देता हूं कि हमें ये बताया गया है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है कि मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने एवं कानून व्यवस्था की निगरानी और मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों एवं 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। और ये तैनाती अपने आप में बताती है कि भैया ये तमाम चीजें तो आपने पहले प्लान कर ली होगी ना। जिस दिन चुनाव की तारीखों की का ऐलान करता है चुनाव आयोग, जी, मोटे तौर पर उस दिन उनको पता होता है कि आपको वोटिंग के लिए मतदान वाले दिन कितने सुरक्षा कर्मी की जरूरत होगी, मतदान से पहले चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तब कितने लोगों की जरूरत होगी, और जिस दिन काउंटिंग होगी तब कितने लोगों की जरूरत होगी, और काउंटिंग वाले दिन ही सर्टिफिकेट भी देना होता है। ये तमाम चीजें उनको पता होती है कि कितने लोगों की जरूरत होगी। लेकिन आप काउंटिंग से पहले अगर इस तरह के एडिशनल फोर्स को लगाते हैं, एडिशनल कर्मियों को लगाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। अब मामला कहां फंसा हुआ है उसके लिए भी जानना जरूरी है। हमें ये कहा गया कि बहुत ऐतिहासिक मतदान हुआ है, बड़ा बंपर मतदान हुआ है, लेकिन उस बंपर मतदान की सच्चाई समझिए। उस बंपर मतदान को अच्छी तरह से जब मैंने विश्लेषण किया, तो मेरे पास जो निकल कर आया वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, शिव जी। आप ये देखिए कि मोटे तौर पर जो फाइनल डाटा आया था कि 27.16 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे, क्योंकि अक्टूबर में जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था, शिव जी, तो उस समय 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। फरवरी की वोटर लिस्ट में मौत, डुप्लीकेशन, कई कारण बताते हुए 63 लाख 67 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए। फरवरी की वोटर लिस्ट में जो विचाराधीन रखे गए थे, जिनको अपने डॉक्यूमेंट देने थे, वो 60 लाख 6 हजार थे। और ये टोटल मिला के उसके बाद जो आया उसमें जो नहीं इंक्लूड किए वो 27 लाख 16 हजार थे। यानी कुल मतदाता जो पहले जो लिस्ट थी अक्टूबर में एसआईआर शुरू होने से पहले, और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 90 करोड़ 83 लाख मतदाता कम थे, यानी 12%। 90 लाख बारह हो, 90 करोड़ नहीं, 90 लाख। हाँ, माफ कीजिएगा, 90 लाख 83 हजार मतदाता कम थे। यानी ये 12% के आसपास वोटिंग मतदाता को नाम इन्होंने काट दिया। और वोटिंग बढ़ा कितना, वो भी आपके सामने रख देता हूं कि कितना वोटिंग बढ़ा और उसको लेकर चुनाव आयोग का क्या कहना है। जो चुनाव आयोग पहले चरण में हमें बताया था कि 152 सीटों पे 93.19, फिर 142 सीटों पे 91.66, बाद में प्रथम चरण के चुनाव वोटिंग को थोड़ा सा बढ़ा के हमें बताया गया कि वो 91.78 था, वो बढ़ा के 93.19, तो 1.41 यानी लगभग 1.5% बढ़ गया। तो कुल मिलाकर जो वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में, वो अब तक के पूरे देश के विधानसभा चुनाव के इतिहास में हाईएस्ट हुई है, पूरे देश में हाईएस्ट हुई है अब तक की, 92.47%। लेकिन जब आप इसको नंबर में लेके चले जाते हैं, एक्चुअल नंबर में लेके जाते हैं, बढ़ोतरी कितनी हुई है वो तो हमें बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब आप एक्चुअल नंबर में ले जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये जो विसंगतियों और बाकी चीजों के नाम से जो वोट काटे गए हैं, उसके बाद पिछले चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में 5 करोड़ 98 लाख 73 हजार 769 लोगों ने वोट किया था, शिव जी, जो 51.56 के आसपास बढ़ता है। और नंबर के मामले में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सिर्फ
31 लाख लगभग ज्यादा वोटरों ने वोट किया है। इसको अगर हम पूरे के पूरे 294 में डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पर विधानसभा ऑन एन एवरेज कितना बढ़ा है और कितना इन्होंने काटा था। तो अब जो इनके पास रिपोर्ट आई कि खेला हो गया, और खेला जबरदस्त हो गया। और ये खेला कैसे जबरदस्त हुआ कि जो एसआईआर में नाम कटे, आप ये मत समझिए कि सिर्फ टीएमसी के लोगों के नाम कटे हैं या सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटे, हिंदुओं के भी बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। अब उन्होंने जिस तरह से समझ के कर लिया जाए, बल्कि कई परिवार, कई जगह तो एक दो लोगों से मेरी बात हुई कि उस परिवार में एक व्यक्ति का नाम है, पूरे परिवार का नाम गायब। एक परिवार तो मैं आपको बताऊं कि वो बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे, उनमें सिर्फ 2 लोगों का नाम है और बाकी पूरे परिवार का नाम गायब है। तो आपको लगता है कि जिनके लोगों के नाम इस एसआईआर अभियान में कट गए हैं वो हिंदू ही हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो फिर हमें बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश की जाएगी। हिंदू मतदाता टीएमसी के साथ खड़े नजर आए क्योंकि उनमें कईयों के परिवारों में एसआईआर के नाम पर उनके परिजनों का वोट काट दिया गया। और इस बार एक और चीज देखने को मिली शिव जी, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, हालांकि कोई अन्य राजनीतिक दल उतना कर नहीं पाता, कर पाते तो शायद हारते न लगातार, लेकिन ट्रेन का टिकट देते थे, बाकी टिकट देते थे, किसी भी तरह से वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे लोगों को अपने यहाँ बुलाते थे। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटरों ने खुद से 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले टिकट करवा लिया था। और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं मैं कि एक बड़े पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, उनके यहाँ जो काम करती थी मेट, उन्होंने 3 महीने पहले उसने टिकट करवा लिया था और बाद में पता लगा कि नहीं इस बार तो हम अपने पैसों से ही जा रहे हैं। तो क्यों जा, पत्रकार ही नहीं था जो राष्ट्र के नाम पर ही गुमराह रह गए, उन्हीं की मेट ने उन्हें नहीं बताया कि हम कब जा रहे हैं, हाँ, तो राष्ट्रवादी काय के थे। अब आगे बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बताया कि हम अपने पैसे से टिकट करवा के जा रहे हैं तो वो चौंक गए। लेकिन वो चौंक तो गए, समझ भी गए कि बीजेपी का खेला हो रहा है, लेकिन मजबूरी में नौकरी बचानी है शिव जी, तो ऑन स्क्रीन आके तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, नौकरी का तकाजा है। लेकिन कल मैं इससे ये पता, कल सभी वो राष्ट्रवादी पत्रकार जब टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में थे, वो सभी पत्रकार न्यूज 24 के प्रोग्राम में थे और बंगला चैनल्स की जो पढ़ी जा रहे थे आंकड़े, तो वो कर क्या सकते थे? पहले भी नहीं कुछ कर पाए, अब भी नहीं कुछ कर पाएंगे। बात अलहदा ये है कि जनता जागरूक हुई। जब कल उत्तर प्रदेश में मसाल जुलूस निकला, उसमें मसालें कागज की लगा दी। पहली बार हमने ऐसा सुना कि कागज की मसालों से मसाल जुलूस निकाल दिया। वो कल से तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि मैं उसकी अभी जिम्मेदारी ऑथेंटिक नहीं ले रहा हूं, क्यों आजकल एआई के जमाने में ये तय नहीं हो पाता कौन सा सच है कौन सा गलत है। लेकिन एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि देश की जनता को गुमराह करते करते अब भाजपा गुमराह हो गई है। वो समझ नहीं पा रही है कि अगला गुमराह कराने का प्रोग्राम क्या लाए, क्या करें। मैं पक्की यकीनन तौर पर आपसे कह रहा हूं, इस देश को राहुल गांधी चला रहे हैं। राहुल गांधी जो ऐलान करते हैं तीसरे दिन मोदी लागू कर देते हैं। इसलिए आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि मोदी से कैसे पिंड छूटे, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि गुजरात लॉबी ने जो व्यापारिक घरानों पर अपना पकड़ बना ली है। इस देश को व्यापारी चलाते हैं, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को व्यापारी चलाते हैं। ये जो सिंडिकेट बन गया है मोदी, शाह और व्यापारी का, अडानी अंबानी जो सारे ग्रुप्स का, ये सिंडिकेट जब तक नहीं टूटेगा सत्ता परिवर्तन का खेल किसी भी कीमत पर केंद्र में नहीं होगा। मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि अब सिंडिकेट तोड़ने में कांग्रेस भी नाकाम दिख रही है। राहुल गांधी रूठ जाएंगे, हम उसके शादी में नहीं जाएंगे, हम उसके संबंध में नहीं जाएंगे। उनका मुख्यमंत्री जाता है, उसी व्यापारी से पैसे ले आता है अपने राज्य में विकास के, सोशल मीडिया में खबरें उठती हैं, तब फिर वो वापस करने जाता है। तो ये सब चीजें बीजेपी का अभी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के नहीं समझ में आ रहे हैं जनता को। कांग्रेस के समझ में आ चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का नैरेटिव सेट हो जाता है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। कोई न कोई कांग्रेसी आएगा, कुछ न कुछ गंदगी फैला जाएगा। उस गंदगी को राष्ट्रवाद से बीजेपी के राष्ट्रवादी पत्रकार जोड़ देते हैं, उससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस गंदगी को रोकने के लिए कांग्रेस को खुल के आना पड़ेगा। जैसे कल अजय राय बीमार हुए तो फर्ज था सबसे पहले राहुल गांधी का पोस्ट आनी चाहिए। राहुल गांधी का कल पोस्ट आ पाया जब राहुल खुद उन्होंने अपना कह दिया कि हम स्वस्थ हैं, और मोदी ने 3 मिनट बाद पोस्ट कर दिया, क्योंकि
वो घबरा रहे थे कि अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी कुछ न लिख दें। तो ये सब, अब सोशल मीडिया से कुछ छुपता नहीं है, सब कुछ सामने है। ऐसे ही पवन खेड़ा को लेकर जो कांग्रेस में चुप्पी छाई, पवन खेड़ा को जमानत मिल गई, अब सभी कांग्रेसी उनके कसीदे गढ़ने लगे। ये बात नहीं है। आपका आदमी पिटेगा तो आपको उसे बचाने के लिए लठ लेकर जाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो बंदूक भी लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपका आदमी पिटेगा और आप नहीं जाओगे तो अगला कोई पिटने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात सभी विपक्षी दल समझ लें। और अब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, या फिर मिजोरम में हो, या पंजाब में हो, चुनाव तो ममता बनर्जी पैटर्न पे ही लड़ना पड़ेगा। इस पैटर्न पे जो दल नहीं लड़ सकते हैं वो घर बैठ जाएं, चुनाव न लड़ें। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत सकते हो। अन्यथा फिर घर बैठ जाइए, लोगों को भ्रम में मत रखिए कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। ये दिमाग से लोग निकाल दें और ये स्वीकार कर लें कि हमें बीजेपी के साथ ही रहना है, बीजेपी के साथ ही जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति हो गई है। आप ये समझो, बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयारी पे लग गई चुनाव में। कौन सा विपक्षी दल जा रहा है जमीन पर लोगों से बात पूछने, भैया तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने 70-70 लाख रुपया दे दिए कई अखबार और चैनलों को, जाइए जमीन पर से वीडियो लाइए जनता के सकारात्मक। विपक्ष के लोग कहते हैं हम पे अपने लिए किराया नहीं है, हम तुम्हें कैसे भेज दें, हम तुम्हें कैसे भला काम कर दें। मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि पैसे चाहिए किसी को, लोगों को जनता की बात तो उठाने दो। किसी पत्रकार पर एफआईआर हो जाएगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, विपक्ष के लोग नहीं बोलते, वहां भी सिलेक्टिव है हमको किसके पत्रकार के फेवर में बोलना है, किसके। कई ऐसे पत्रकार हैं जो उसमें पर सवाल खड़े नहीं, सुन लीजिए पंडित जी, हाँ, सुन लीजिए। कई ऐसे पत्रकार हैं जो यूपी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, उनके लिए कपिल सिब्बल से लेके जमीन तक के पत्रकार आ जाते, वकील और वो आ जाते हैं मैदान में उन्हें बचाने के लिए। एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, एक शब्द मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, केवल 24 घंटे सरकार गिराने और बनाने का काम करते हैं, और वो उनके बस की नहीं है। वो अडानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो अंबानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, सबसे वित्त पोषित है। ऐसे लोगों को कांग्रेस भी प्रश्रय देती है, समाजवादी पार्टी प्रश्रय देती है, सभी दल प्रश्रय देते हैं। यही सबसे बड़ा नासूर समाज का बन गए हैं, और विपक्ष को हराने का यही सबसे बड़ा कारण है। जनता गुमराह रहती है दिन भर, सरकार गिर गई, बस सुबह गिर जाएगी, शाम को गिर जाएगी। अभी 3 घंटे बाद नीतीश जा रहे हैं नायडू से मिलने। इन सब सवालों ने विपक्ष के लोगों को या विपक्ष के वोटरों को भ्रमित कर रखा है। वो जानते हैं कल मोदी चले जाएंगे। मोदी जाएंगे जब आप वोट खिलाफ करोगे, मोदी खबरों से नहीं जाएंगे, मोदी वोट करने से हटेंगे। ये सच्चाई है, इसे कब स्वीकार करेंगे ये लोग जाने। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश में तो एक अजीब तरह की हालात हैं, उत्तराखंड में एक अजीब तरह के हालात है। आपको चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि वहां के सरकार के गलत कामों के खिलाफ कौन बोलने को तैयार है। इस देश के कई राज्यों की यही हालत है। कुछ भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेती है, कुछ उद्योगपति मैनेज कर लेते हैं, और सब गुडी गुडी चलता रहता है। और इसीलिए मैं जनता से कहता हूं शिव जी, अब आपको जनता को तो खुद ही तय करना पड़ेगा ना। उन्हें अपना मीडिया तैयार करना है तो भैया आप अपनी जेब से भी थोड़ा सा ढीला करो और आगे बढ़ो। अगर नहीं करोगे तो फिर इन्हीं सपनों की दुनिया में जीते रहो। और दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है शिव जी, जब सरकारें सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं तो जनता अपनी उंगली पर स्याही लगाकर उनको सत्ता से बाहर करती है। लेकिन उस जनता को बूथ तक ले जाने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना, या फिर जनता को खुद बूथ तक जाना पड़ेगा, ये तो जनता तय कर ले। लेकिन पश्चिम बंगाल में नतीजा मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर से जीतने जा रही है ममता बनर्जी। और उसके कई सारे कारण हैं, जिसमें एक वो भी है कि डर का माहौल सुरक्षा कर्मियों को बिठाकर बना दिया गया है। बीजेपी में निश्चित तौर पर खलबली, और खलबली यही नहीं है। आप ये देखिए ना, बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन टला हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन टला हुआ है। 3 ही लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम। अब सम्राट चौधरी कल नीतीश से मिले, भागे भागे रात में दिल्ली आ गए। संतोष जी, इस देश को 2 लोग चला रहे हैं, अभी आप 3 लोग बता दिए। इस देश को अभी भी भ्रम में जी रहे हो, 2 लोग चला रहे हैं, 2 ही लोग चला रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं। मैं वहां की व्यवहारिक परिस्थिति बता रहा हूं। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए, संगठन का मामला अटका हुआ है, मंत्रिमंडल का मामला अटका हुआ है। उत्तराखंड में देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना ज्यादा नाराजगी है, अलग अलग राज्यों में नाराजगी है। ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं 4 मई का। 4 मई को ये नतीजा आएगा, उसके बाद
अगर ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने अपने पत्ते सही से खेले तो फिर मोदी साहब के लिए दिक्कत होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी राहुल गांधी और ममता बनर्जी, इन सब लोगों को। ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा देख रहा था शिवजी, 2011 में जब ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट के 3 दशक, 3.5 दशक के शासन को हरा कर सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी टीएमसी के गठबंधन का हिस्सा थी। अगले चुनाव में वो लेफ्ट के साथ चले गए, फिर अगले चुनाव में वो लेफ्ट के साथ चले गए, जीरो पे पहुंच गए। इस चुनाव में वो अकेले लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उन्हें बिहार में क्या करना है, पश्चिम बंगाल में क्या करना है। और उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली में बैठे हुए 2 बड़े नेता शिवजी, कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए, और एक जो पीए की बिरादरी से आते हैं, हमें यह बताया जाता है कि टेक्निकली उनको हटा दिया गया है, पता नहीं हटाया कि नहीं हटाया गया। अजय राय को हटाने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है, और उसको लेकर षड्यंत्रों का एक दौर जारी है। ट्राई एंड टेस्टेड की बजाय जो आपके सहयोगी के साथ मिलजुल कर बैठकर लड़ सकता है, उनको आप टेस्ट करने की बजाय, उनको मौका देने की बजाय आप चुनाव से ठीक पहले बदलाव लाना चाहते हो। या तो आप बता दो कि अजय राय में गलती क्या थी, और अगर गलती नहीं है तो फिर उनको कंटिन्यू क्यों नहीं रखना चाहते हो। और फिर उसमें तर्क दिए जाते हैं, यूपी कांग्रेस के पास पैसा ही वैसे बहुत कम आता है, वो पैसा जा कहां रहा है, ये तमाम चीजें हैं। पता नहीं राहुल गांधी के चलिए पास समय है या नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी अगर वो ध्यान दे तो ज्यादा बेटर रहेगा इन सब चीजों। चलिए आगे आगे बढ़िए। अब जल्दी उत्तर प्रदेश को एक दलित या पिछड़े वर्ग से कोई प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, और ठीक है, उन्हें हो सकता है कुछ कमी दिख रही हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीतिक दल हैं, कैसे कौन चलाएगा हमें इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। वो बड़े होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन हमें विचार ये करना चाहिए कि वोटर का आत्मसम्मान कैसे सुरक्षित हो, उसके बेटे का रोजगार कैसे सुरक्षित हो, उसके हेल्थ की व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो। अगर ये तीनों सुधर जाएंगी तो सरकारें सब सुधर जाएंगी। फिलहाल आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।